नमस्ते एंड वेलकम। मैं केसाराम, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान। हम कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2014 के राजनीति विज्ञान के प्रश्न पत्र का विश्लेषण कर रहे हैं और हम पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट से संबंधित एक व्याख्यान रिकॉर्ड कर चुके हैं और आज का ये जो व्याख्यान है ये हमारा पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट की क्वेश्चंस को लेकर के दूसरा व्याख्यान है। इंस्टीट्यूशनलिज्म और न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म के क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे। इंस्टीट्यूशनलिज्म और न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म से संबंधित जो पहला क्वेश्चन है वो है लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दी हुई है, जिसमें एक तरफ उपागम के नाम दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उन उपागमों की मुख्य विशेषता क्या है उनको सम्मिलित करना है। तो पहला जो ऑप्शन है वो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म संरचनात्मक प्रकार्यवाद से संबंधित है। संरचनात्मक प्रकार्यवाद की जो मॉडल है वह राजनीति विज्ञान में आमंड और पावेल के द्वारा विकसित किया गया है और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म मॉडल के माध्यम से आमंड और पावेल ने जो डेविड ह्यूस्टन का सिस्टम अप्रोच था उस सिस्टम अप्रोच को ही विस्तृत रूप से समझाने का प्रयास किया। यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सिस्टम अप्रोच का ही विकसित रूप आमंड और पावेल का संरचनात्मक प्रकार्यवाद है। तो इस जो सम्मिलित करने वाले कथन में संरचनात्मक प्रकार्यवाद जो सम्मिलित होता है वह है व्यापकतम अर्थों में राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करना। यानी स्ट्रक्चरल फंक्शनल मॉडल है वह पॉलिटिकल सिस्टम्स का व्यापक अर्थों में अध्ययन करने का प्रयास करता है। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के अंतर्गत ये कहा जाता है कि संरचनाएं कौन से निश्चित प्रकारों का संपादन करती है, इसके माध्यम से हम किसी भी देश के पॉलिटिकल सिस्टम को समझ सकते हैं। और आमंड और पावेल ने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के माध्यम से जिस राजनीतिक व्यवस्था को अध्ययन का आधार बनाया था वह है अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था। अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था को आधार बनाते हुए उसने विकासशील देशों की राजनीति का अध्ययन करने का प्रयास किया। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म व्यापकतम अर्थों में राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करता है। दूसरा है संस्थावाद। संस्थावाद किसका अध्ययन करता है? संस्थावाद औपचारिक वैधानिक नियमों का अध्ययन करता है। यानी ओल्ड इंस्टीट्यूशनलिज्म जो परंपरागत संस्थावाद है, परंपरागत संस्थावाद राजनीति विज्ञान का एक ऐसा उपागम है जो कि औपचारिक संस्थाओं के माध्यम से राजनीति का अध्ययन करता है। कानूनी जो नियम है, जो औपचारिक कानूनी नियम है, उनके माध्यम से पॉलिटिक्स की स्टडी करता है। हिस्ट्री के माध्यम से पॉलिटिक्स की स्टडी करता है। फिलोसॉफी के माध्यम से स्ट्रक्चर में भी जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है उनके माध्यम से पॉलिटिक्स की स्टडी करता है। तो यानी संस्थावाद की हम बात करें, विशेष रूप से परंपरागत संस्थावाद की हम बात करें तो परंपरागत संस्थावाद का सीधा सा अभिप्राय यही है कि राजनीति विज्ञान का यह एक ऐसा उपागम है जो औपचारिक संस्थाओं के माध्यम से, कानूनी नियमों के माध्यम से, यानी औपचारिक कानूनी नियमों के माध्यम से, इतिहास के माध्यम से, संरचनाओं के माध्यम से राजनीति का अध्ययन करने वाला जो उपागम है वह परंपरागत संस्थावादी उपागम है, जो विशेष रूप से जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी है, नॉर्मेटिव जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसके साथ में जुड़ा हुआ है। तो संस्थावाद का यहाँ अभिप्राय क्या हुआ? औपचारिक वैधानिक नियमों का अध्ययन। तो तीसरा जो है वह है पॉलिटिकल कल्चर। पॉलिटिकल कल्चर का जो अभिप्राय होता है वह यह है कि जनता है वो राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अपनी किस तरह का नजरिया रखती है, यानी पॉलिटिकल सिस्टम के प्रति जनता की किस तरह का ओरिएंटेशन या एटीट्यूड है। तो राजनीतिक संस्कृति का जो अभिप्राय है वह है जनता की मूलभूत अभिव्यक्तियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? पॉलिटिकल कल्चर कहलाता है। नव संस्थावाद, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म जो कि व्यवहारवाद और जो तार्किक चयन सिद्धांत विकसित हुआ राजनीति विज्ञान के अंतर्गत रैशनल चॉइस थ्योरी, उसके बाद में पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत एक नया उपागम आया 1980 के दशक के अंतर्गत जिसको न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म कहा जाता है, नव संस्थावाद कहा जाता है। इसने
जो व्यवहारवाद और रैशनल चॉइस थ्योरी के द्वारा जिस तरह की अवधारणाओं का प्रतिपादन किया गया और जो ओल्ड इंस्टीट्यूशनलिज्म था उसको दरकिनार किया गया, तो उसको जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशनलिज्म है उसको वापस से पुनर्जीवित किया न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म ने, नव संस्थावाद ने। लेकिन नव संस्थावाद केवल और केवल ओल्ड इंस्टीट्यूशनलिज्म का रिपीटेशन है, वो नहीं है। हालांकि नव संस्थावाद के अंतर्गत ओल्ड इंस्टीट्यूशनलिज्म की कई सारी बातों को स्वीकार भी किया गया है और नव संस्थावाद के अंतर्गत कई सारी नई बातों को भी स्वीकार किया गया है। नव संस्थावाद है यह फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस के साथ साथ विशेष रूप से जो इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस और इनफॉर्मल जो नियम हैं, जो अनौपचारिक नियम हैं संस्थाओं को चलाने का जो काम करते हैं, उनकी स्टडी विशेष रूप से न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म के अंतर्गत की गई। यानी नव संस्थावाद का सम्मेलन किससे हुआ? अनौपचारिक नियमों का अध्ययन या अनौपचारिक संस्थाओं का अध्ययन जो कि संस्थाओं को चलाते हैं। कुल मिलाकर के 1980 के दशक के अंतर्गत राजनीति विज्ञान में नव संस्थावाद एक ऐसे उपागम के रूप में विकसित हुआ जो कि फॉर्मल इंस्टीट्यूशन के साथ साथ फॉर्मल रूल्स के साथ साथ इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस और इनफॉर्मल जो रूल है जो कि राजनीतिक संस्थाओं का निर्धारण करते हैं। राजनीतिक संस्थाओं के अंतर्गत जो व्यक्ति है जो कि संस्थाओं को चलाते हैं उनके व्यवहार का निर्धारण करते हैं। कौन? इनफॉर्मल रूल्स और इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस। उनकी स्टडी न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म के अंतर्गत की जाती है। तो नव संस्थावादी जो उपागम है वह है अनौपचारिक नियमों का अध्ययन जो कि संस्थाओं को चलाने का काम करते हैं। तो सही ऑप्शन कौन सा हुआ? सही ऑप्शन हुआ दूसरा जो ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है नव संस्थावाद ने व्यवहारवाद पर जो आक्षेप लगाए उनमें कौन सा सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म अप्रोच है वो पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत विकसित हुआ, उसने व्यवहारवाद के ऊपर कौन से आरोप लगाए, उनमें सम्मिलित नहीं है। ये 4 आरोप दिए गए हैं और ये बताना है कि न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म ने बिहेवियरलिज्म के ऊपर कौन सा आरोप नहीं लगाया। पहला है पद्धति वैज्ञानिक व्यक्तिवाद, मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म। पद्धति वैज्ञानिक व्यक्तिवाद का सीधा सा अभिप्राय यह है कि व्यक्ति को आधार बना करके किसी भी विषय वस्तु का विश्लेषण करना। तो हम व्यवहारवाद को अगर पढ़ते हैं तो व्यवहारवाद की विश्लेषण की मूल इकाई क्या है? व्यवहारवाद की अध्ययन की मूल इकाई ही व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना है। तो व्यवहारवादी जो उपागम है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत वह पद्धति वैज्ञानिक व्यक्तिवाद पर ही आधारित है। तो नव संस्थावादियों ने व्यवहारवाद के ऊपर यह आरोप लगाया कि जो व्यवहारवादी उपागम है वह पद्धति वैज्ञानिक व्यक्तिवाद के ऊपर आधारित है। वो केवल और केवल व्यक्ति के व्यवहार के माध्यम से पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स से संबंधित जो घटनाएं घटित होती है, जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो संचालित होता है, वो सारा का सारा व्यवहारवादियों ने व्यक्ति के व्यवहार के माध्यम से समझने का प्रयास किया। जबकि हम अगर ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी को देखते हैं तो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी जिस पर आधारित है वह है मेथोडोलॉजिकल होलिज्म, यानी पद्धति वैज्ञानिक समग्रवाद। तो व्यवहारवादियों ने पद्धति वैज्ञानिक समग्रवाद को छोड़ करके पद्धति वैज्ञानिक व्यक्तिवाद को अपनाया। तो पहला आरोप है पद्धति वैज्ञानिक व्यक्तिवाद का, वह नव संस्थावादियों ने व्यवहारवादियों के ऊपर लगाया। दूसरा है अपचयवाद रिडक्शनिज्म। अपचयवाद का यहाँ अभिप्राय है कि व्यवहारवाद ने जो सामूहिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता था राजनीति विज्ञान के अंतर्गत, कलेक्टिव बिहेवियर का अध्ययन किया जाता था मुख्य रूप से ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी के अंतर्गत, उसको छोड़ करके और जो इन्होंने जिस तरह के व्यवहार को अध्ययन का आधार बनाया वह है इंडिविजुअल बिहेवियर, यानी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना। तो अपचयवाद का अभिप्राय हुआ कि कलेक्टिव बिहेवियर के बजाय इन्होंने किसको अध्ययन का आधार बनाया? व्यक्ति के व्यवहार का जो अध्ययन है उसको आधार बनाया। तो इस तरीके से इन्होंने
रिडक्शन करने का, अपचयन करने का, कमी करने का जो प्रयास है वो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया। यानी सामूहिक व्यवहार को छोड़ करके व्यक्ति के जो व्यवहार है, व्यक्तिगत जो व्यवहार है, उसको अध्ययन के अंतर्गत अपनाया। तो दूसरा आरोप है, यह भी नव संस्थावादियों ने अपचयनवाद या रिडक्शनिज्म का नव संस्थावादियों ने व्यवहारवाद के ऊपर लगाया। तीसरा आरोप उपयोगितावाद, यूटिलिटेरियनिज्म, यह आरोप भी व्यवहारवादियों के ऊपर नव संस्थावादियों ने लगाया। नव संस्थावादी विद्वानों ने यह कहा कि जो व्यवहारवाद है वो उपयोगितावाद पर आधारित है। जो उपयोगी है, जो मनुष्य की, व्यक्ति की यूटिलिटी को बढ़ाता है, उसकी उपयोगिता को बढ़ाता है, उसके प्रॉफिट को बढ़ाता है, उसको व्यवहारवाद ने अपने अध्ययन के अंतर्गत शामिल किया। विशेष रूप से अगर आप रैशनल चॉइस थ्योरी को देखते हैं तो रैशनल चॉइस थ्योरी है वो पूरी की पूरी यूटिलिटेरियनिज्म के ऊपर ही आधारित है। रैशनल चॉइस थ्योरी ये कहती है कि व्यक्ति जिस भी तरह का व्यवहार करता है वह यूटिलिटी को, उपयोगिता को ध्यान में रखते ही अपना व्यवहार करता है या अपने कार्यों को संपादित करता है। तो नव संस्थावादियों ने ये तीनों ही आरोप रैशनल चॉइस थ्योरी के ऊपर भी लगाए और जो बिहेवियरलिज्म व्यवहारवाद है उसके ऊपर भी ये तीनों आरोप लगाए। इंटरनलाइजेशन यानी अभ्यांतरीकरण, यह जो आरोप है यह नव संस्थावादियों ने व्यवहारवादियों के ऊपर नहीं लगाया, क्योंकि इसका इंटरनलाइजेशन का अभिप्राय यह होता है कि आंतरिक बुद्धि के माध्यम से बौद्धिक चिंतन करना, इस तरह की बातें व्यवहारवाद के अंतर्गत दिखाई नहीं देती है, क्योंकि व्यवहारवाद ने बौद्धिक चिंतन पर जोर ही नहीं दिया। जो फिलोसॉफिकल जो चिंतन है उसकी व्यवहारवाद ने बात ही नहीं की, बल्कि व्यवहारवाद ने तो उसका खंडन ही किया। तो इस तरह का आरोप, इंटरनलाइजेशन, अभ्यांतरीकरण का जो आरोप है वो व्यवहारवाद के ऊपर नव संस्थावादियों ने नहीं लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से जेम्स मार्क्स और जॉन पी ऑल्सन का संबंध नव संस्थावाद की किस धारा से है? यहाँ ये बता दूं कि पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत जो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म अप्रोच है, यह न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म अप्रोच जेम्स मार्क्स और जॉन पी ऑल्सन के द्वारा ही विकसित किया गया 1980 के दशक के अंतर्गत। 1980 के दशक के अंतर्गत जेम्स मार्क्स और जॉन पी ऑल्सन ने एक पुस्तक लिखी जो कि 1984 के अंतर्गत प्रकाशित हुई और उस पुस्तक का नाम था द न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। यह किताब जेम्स मार्क्स और जॉन पी ऑल्सन के द्वारा लिखी गई और इसी पुस्तक के माध्यम से राजनीति विज्ञान के अंतर्गत न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म जो अप्रोच है वो उभर करके आया। और जेम्स मार्क्स और जॉन पी ऑल्सन का जिस तरह की नव संस्थावादी धारा से संबंध है वह है नॉर्मेटिव इंस्टीट्यूशनलिज्म, जिसको मानकीय संस्थावाद या मानपरक संस्थावाद के नाम से भी जाना जाता है। यानी ये न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म की पहली धारा थी जो कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जेम्स मार्क्स और जॉन पी ऑल्सन के द्वारा विकसित की गई। नॉर्मेटिव इंस्टीट्यूशनलिज्म का अभिप्राय यही है कि जो संस्थाओं का निर्धारण होता है वो किसके माध्यम से होता है? नॉर्म्स के माध्यम से होता है, वैल्यू के माध्यम से होता है। यानी मानक और मूल्य संस्थाओं के निर्धारण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ये नॉर्म्स और वैल्यू संस्थाओं के अंतर्गत जो व्यक्ति कार्य करते हैं उनके व्यवहार का निर्धारण है वो भी मूल्यों और मानकों के माध्यम से ही होता है। तो मानपरक संस्थावाद के अंतर्गत नॉर्म्स एंड वैल्यू के ऊपर बल दिया गया, संस्थाओं के मानकों का अध्ययन किया गया, संस्थाओं के जो मूल्य है उनका अध्ययन है वो नॉर्मेटिव इंस्टीट्यूशनलिज्म के अंतर्गत किया गया। यह नव संस्थावाद की पहली धारा थी जो कि जेम्स मार्क्स और जॉन पी ऑल्सन के द्वारा विकसित की गई। थोड़ा सा मैं आपको ये हिंट्स दे दूं कि जो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म है वो पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत इस बात की स्टडी करता है कि जो औपचारिक जो नियम और औपचारिक जो संस्थाएं हैं वे और उसके साथ साथ विशेष रूप से अनौपचारिक संस्थाएं और अनौपचारिक जो नियम है यह संस्थाओं के जो व्यवहार है उसको निर्धारण करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका
अदा करते हैं। यानी व्यक्ति का जो व्यवहार और संस्थाओं का जो व्यवहार है वो औपचारिक नियमों और अनौपचारिक नियमों, औपचारिक और अनौपचारिक जो मानक और मूल्य है उनके माध्यम से ही संस्थाओं का बिहेवियर है वो डिसाइड होता है। संस्थाओं के अंतर्गत जो व्यक्ति काम करते हैं उनका बिहेवियर है वो निर्धारित होता है। तो नव संस्थावाद राजनीति विज्ञान के अंतर्गत एक ऐसा उपागम है जो कि औपचारिक संस्थाओं के साथ साथ, औपचारिक नियमों के साथ साथ अनौपचारिक संस्थाओं एवं नियमों की स्टडी करता है। यानी न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म से यह व्यवहारवाद और जो तार्किक चयन सिद्धांत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत विकसित हुआ, जिसने जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी थी, जो ओल्ड इंस्टीट्यूशनलिज्म था, उनको एकदम से दरकिनार कर दिया था और नव संस्थावाद के अंतर्गत उस ओल्ड इंस्टीट्यूशनलिज्म्स की, जिसने कि औपचारिक नियमों, औपचारिक संस्थाओं की स्टडी पर बल दिया, फिलोसॉफिकल स्टडी पर बल दिया, फॉर्मल लीगल जो इंस्टीट्यूशन से उनकी स्टडी पर बल दिया, उसको वापस जिंदा करने का प्रयास है वो नव संस्थावादियों ने किया। लेकिन नव संस्थावादियों ने ओल्ड इंस्टीट्यूशनलिज्म की विशेषताओं को अपनाने के साथ साथ अनौपचारिक नियमों और अनौपचारिक संस्थाओं को भी अपनी स्टडी के अंतर्गत शामिल किया। यानी कुल मिलाकर नव संस्थावाद ने भी यही बात की कि राजनीति के अंतर्गत संस्थाएं मायने रखती है, इंस्टीट्यूशंस आर मैटर्स, यानी संस्थाएं हैं वो राजनीति में मायने रखती है। राजनीति का अगर अध्ययन करना है, पॉलिटिक्स को अगर समझना है, तो संस्थाओं को दरकिनार करके राजनीति विज्ञान को नहीं समझा जा सकता। इसलिए संस्थाओं का अध्ययन है वो महत्वपूर्ण है। तो ये न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म और न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म की धारा, पहली धारा नॉर्मेटिव इंस्टीट्यूशनलिज्म। ये जो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म है, नव संस्थावाद है, इसकी कई तरह की धाराएं हैं वो हम देखने को मिलती है। क्योंकि न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म कोई एक, यूं कह सकते हैं कि कोई एक विशेषता न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म्स की नहीं है, कोई एक धारा न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म्स के अंतर्गत नहीं है। न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म के अंतर्गत कई सारी धाराएं ये उभर करके आई है, जिसमें नॉर्मेटिव इंस्टीट्यूशनलिज्म जो कि मूल्यों और मानकों को संस्थाओं के निर्धारण में महत्वपूर्ण बताता है, और ये कहता है कि जो व्यक्ति का व्यवहार निर्धारित होता है संस्थाओं में, वो संस्थाओं के मानकों और मूल्यों के माध्यम से ही होता है। फिर इस नॉर्मेटिव इंस्टीट्यूशनलिज्म की जो एंटीथीसिस के रूप में, प्रतिवाद के रूप में रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म उभर करके आता है, और ये संस्थाओं के बजाय व्यक्ति के व्यवहार पर बल देता है कि व्यक्ति का व्यवहार है वो महत्वपूर्ण है, और जो संस्थाएं गठित की जाती है वो व्यक्ति अपने प्रॉफिट को ध्यान में रख करके, अपना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके वो संस्थाओं को निर्धारित करते हैं, संस्थाओं का गठन करते हैं। और व्यक्तियों का जो संस्थाओं के गठन का उद्देश्य होता है वो होता है अपने लाभ को अधिकतम करना और अपनी हानि को न्यूनतम करना, यानी अपने प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना। इस तरह के रूल और इंसेंटिव को ध्यान में रख करके व्यक्ति है वो संस्थाओं को गठित करते हैं। तो ये रैशनल चॉइस थ्योरी पर आधारित है, रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म। फिर हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म भी उभर करके आता है नव संस्थावाद की एक धारा के रूप में, जो इतिहास को महत्वपूर्ण मानता है कि अगर संस्थाओं का अध्ययन करना है, कानूनों का अध्ययन करना है, किस तरह से निर्णय निर्माण होता है, ये अगर स्टडी करनी है पॉलिटिक्स के अंतर्गत, तो हिस्ट्री को समझना होगा, हिस्टोरिकल जो इवेंट्स हुई उसको समझना होगा कि भूतकाल के अंतर्गत किस तरह के निर्णय है वो लिए गए। जब तक उनको नहीं समझेंगे तब तक वर्तमान संस्थाओं को, वर्तमान निर्णय निर्माण की प्रक्रियाओं को नहीं समझा जा सकता। तो ये हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म है जो कहता है कि ये संस्थाओं का निर्धारण है वो हिस्ट्री के माध्यम से होता है। फिर एक्टर सेंट्रिक इंस्टीट्यूशनलिज्म उभर करके आता है जो कर्ताओं की भूमिका पर बल देता है कि जो निर्णय निर्माण करने वाले कर्ता कौन है, संस्थाओं को चलाने वाले कर्ता कौन है, यानी एक्टर्स कौन है, ये मायने रखता है पॉलिटिक्स के अंतर्गत। अगर पॉलिटिक्स की स्टडी करना है तो एक्टर पर ध्यान देने होगा कि वो एक्टर कौन है, वो स्टेट है, फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से, इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन से, या कोई व्यक्ति है। एक्टर्स कौन है, ये एक्टर मायने रखता है संस्थाओं के व्यवहार का निर्धारण में। तो इस तरीके से कई सारी धाराएं हैं वो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म के अंतर्गत ऊपर करके आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से
अनौपचारिक नियमों के अध्ययन के लिए नव संस्थावाद ने जो उपागम अपनाया है वह उपागम कौन सा है? दार्शनिक उपागम, ऐतिहासिक उपागम, समाजशास्त्रीय उपागम, सोशियोलॉजिकल अप्रोच यानी समाजशास्त्रीय उपागम या वैधानिक उपागम। तो अनौपचारिक नियमों के अध्ययन के लिए नव संस्थावादियों ने जो विशेष रूप से जिस उपागम का इस्तेमाल किया है वह है सोशियोलॉजिकल अप्रोच, समाजशास्त्रीय उपागम। इस उपागम के आधार पर नव संस्थावाद के अंतर्गत एक विशेष धारा विकसित हुई, समाजशास्त्रीय संस्थावाद, जो कि अनौपचारिक जो नियम है, अनौपचारिक जो मानक है, उनको ध्यान में रखते हुए पॉलिटिक्स की स्टडी करता है। तो इस व्याख्यान के अंतर्गत हमने विशेष रूप से इंस्टीट्यूशनलिज्म और न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म से संबंधित जो क्वेश्चंस पूछे गए थे आरपीएससी कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2014 के अंतर्गत उन्हीं प्रश्नों का विश्लेषण किया। मैंने विशेष रूप से संस्थावाद और नव संस्थावाद के ऊपर इन क्वेश्चनों का थोड़ा डिटेल में इसलिए विश्लेषण किया क्योंकि ये जो टॉपिक है इंस्टीट्यूशनलिज्म, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म्स, ये थोड़ा सा नया टॉपिक है और इसको विद्यार्थियों की भी ये डिमांड है कि इस पे विस्तृत व्याख्यान रिकॉर्ड किया जाए। हालांकि मैंने इसमें क्वेश्चंस का ही विश्लेषण किया और आपको एक ओवरव्यू देने का प्रयास किया, कि इंट्रोडक्शन देने का प्रयास किया कि संस्थावाद और नव संस्थावाद से संबंधित किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए और इनकी थीम है वो क्या थीम है। उम्मीद करता हूं कि यह व्याख्यान आपके लिए काफी मददगार होगा। धन्यवाद।